फिजिक्स है, इसका नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हमारे इकाई 1 और इकाई 2 पढ़ चुके हैं। इकाई 1 में कितने लेसन थे? 4 और इकाई 2 में कितने? 2 लेसन थे। अब आज इकाई 3 स्टार्ट होगी। अभी तक इकाई 1 और इकाई 2 में जो आवेश के बारे में पढ़ रहे थे वो आवेश स्थिर अवस्था में था। आवेश स्थिर अवस्था का मतलब आवेश रुके हुए अवस्था में था। लेकिन अब जो इकाई का नाम सुनते ही देखो पाठ का नाम सुनो क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब आवेश जो है वो इसको क्या मानेंगे? गतिमान में मानेंगे। यानी आवेश अब क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है। और इस इकाई का नाम पहले क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और तथा चुंबकत्व। यानी इसमें तुम्हें पढ़ना है, इसका अर्थ समझो। देखो कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसका क्वेश्चन का जो हेडिंग होता है उसका अर्थ समझा करो, उसके बाद तुम अपने शब्दों में उसका आंसर लिख सकते हो। हेडिंग ने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा से चुंबक कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये होगा। देखो अर्थ क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी धारा से चुंबक कैसे आती है। एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड। कौन वैज्ञानिक थे? एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड। ओस्टेड ने कहा था यदि कोई हमारे पास तार है, जैसे समझिए इसको ध्यान से, ये कोई तार मान लीजिए है, अगर इस तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही जिसका नाम मान लो हमने आई दे दिया, मान लो इसने नीचे से धारा ऊपर को प्रवाहित करी, तो ओस्टेड ने कहा यदि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर क्या जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाहित करने से चुंबक क्षेत्र आ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये प्रयोगों द्वारा इसका प्रयोग पढ़ाएंगे, ओस्टेड का प्रयोग अभी इसी पाठ में। उन्होंने प्रयोग कैसे किया, कैसे पता किया कि धारा ये बह रही तार में तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आया, तो उन्होंने प्रयोग किया है। वो प्रयोग जब हेडिंग डालेंगे तो बताएंगे। ये तो हो गया इसका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें ये नाम यही है। तो इस पाठ का नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा आगे। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो पाठ का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर आवेश गति करता है, आवेश क्या करता है? और आवेश गति करता है तो क्या हो जाता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, तो गति करने से चुंबक उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, कौन? फेराडे। समझना, पूरी कहानी को ध्यान से समझो। एक जब देखो ओस्टेड ने कहा यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो फिर दिमाग लगाया फेराडे ने। ये थोड़े चालाक थे फेराडे। इन्होंने कहा जब धारा से चुंबक बन सकती है तो चुंबक से धारा भी तो बननी चाहिए। और ऐसा वास्तव में होगा। जो तुम जनरेटर चलाते हो, जनरेटर यूज कर रहे हो, इसको स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या जाता है? ये मतलब करंट उत्पन्न हो जाता है। वो होता कैसे, जरा ध्यान से समझिए। इन्होंने प्रयोग कैसे किया था? फेराडे का प्रयोग आगे आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप ये थोड़ा समझ लीजिए खाली फेराडे का प्रयोग कैसे उन्होंने किया। एक उन्होंने कुंडली ली ऐसे कोई, उसमें एक धारा मापी जी लगा दिया। धारा मापी ऐसा होता है थोड़ी सी भी धारा आएगी तुरंत उसमें विक्षेप आ जाएगा। धारा मापी में छोटा सा भी करंट आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? विक्षेप हो जाएगा। उसके बाद में देखो उन्होंने क्या किया, एक चुंबक को लाए ऐसे, ये और ये उसके चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। उसमें चुंबक में क्या होता है? चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे चलती हैं। चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर। उन्होंने ऐसे इस कुंडली के पास लाए और यहाँ पे चुंबक को रख दिया। इसमें कोई विक्षेप नहीं आया। पास में जब रख दिया, समझना हो ध्यान से यहाँ पर कैसे उन्होंने प्रयोग किया। जब इस कुंडली को यहाँ पे उन्होंने चुंबक को रख दिया तो इसमें कोई प्रयोग नहीं आया। जब इन्होंने इस चुंबक को यहाँ से हटाया, जब इन्होंने इस चुंबक को क्या किया, यहाँ से हटाया, हटाने पर तुरंत इसमें विक्षेप आ गया। और जब दूर कर दिया इसको तो वहां पे विक्षेप बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा ऐसे क्या हुआ, फिर से चुंबक को लाए, फिर से चुंबक को जब पास में लाए तो फिर से यहाँ पर विक्षेप हो गया। और जब रख दिया, रुक गया यहाँ पर चुंबक, तो विक्षेप नहीं हुआ। तो उनको फिर सिद्ध उन्होंने समझ में आ गया कि इसको चुंबक को उन्होंने फिर ऐसे किया, फिर विक्षेप आया, तो उन्होंने भी इम्प्रूव कर दिया कि चुंबक को चलाएं, गतिशील अवस्था में रखें, तो उसमें क्या जाता है? विक्षेप आ जाता है, तब धारा जाती है। लेकिन उसका अर्थ हुआ क्या? उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बल रेखाओं की संख्या है, इनको क्या बोलते हैं? ये बल रेखाओं की संख्या कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या में तुमने दिमाग लगा, देखो जब इसको जब पास लाए तो इस कुंडली में बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, उसके बाद में जब दूर हटाए तो बल रेखाओं की संख्या में क्या हुई? कमी हुई। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ।
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हुआ? अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाए तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा हुआ, ऐसा ये भी उन्होंने किया, ये कोई जरूरी नहीं। उन्होंने कहा चुंबक को एक जगह में रखे, कुंडली को उन्होंने चला के देखा, कुंडली को चला के देखा, तब भी बल रेखाओं की संख्या में कम और ज्यादा हुआ, तब भी क्या हुआ? तब भी इसमें विक्षेप पाया। तो उन्होंने ये भी कह दिया फैराडे ने कि चुंबक और कुंडली में से किसी एक को गतिशील अवस्था में रखने पर वो उसमें क्या जाती है? धारा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जनरेटर जब आगे आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे, उसमें क्या आता है? बहुत तेज, जानते हैं जनरेटर कितनी तेज चलता है, और जितनी तेज चलाओगे उतना ही करंट उत्पन्न होगा। तो जनरेटर में इतनी तेज स्टार्ट होता है और बहुत तेज राउंड करता है, तो उसमें बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जो लगातार जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। तो आगे जब आएगा उसको जनरेटर में तब बताएंगे। अभी तो यहाँ तुम पढ़ो खाली गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश का मतलब ये है कि धारा को प्रवाहित करो, और धारा प्रवाहित करोगे क्योंकि आवेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। मतलब अगर कोई तार है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे स्थान पे जा रहा तो इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारे आवेश को ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में। और आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसलिए अगर गतिमान आवेश है तो मतलब क्या हो रही? धारा बह रही है। जो धारा बह रही है तो ये किसने बताया? ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ने कहा यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर क्या जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले इन्हीं का प्रयोग पढ़ते हैं, ओर्स्टेड का, और उसके बाद में फैराडे का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना लिखिए, उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। और तुम्हारे पास जैसे चुंबक हो, कोई भी तुम्हारे पास तो गोल चुंबक होती है, मालूम यहाँ पे एक दंड चुंबक बना रहे हैं जिसका नाम क्या था? यन और यस। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। वो हम चुंबकीय सुई द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और लोहा को भी आकर्षित कर लेता है। जैसे मान लो इतने में अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो अगर तुम यहाँ पे लोहा लाओ तो वो चुंबक को क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। या चुंबकीय सुई को लाओ, चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, वो चुंबकीय सुई बता देगी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो इसलिए इसमें तुम्हें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। संकल्पना का मतलब जहां पर चुंबकीय सुई का अनुभव किया जा सके। मान लो चुंबकीय सुई यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, यहाँ पर तो अनुभव हो नहीं रहा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र के आ जाओगे तो उसमें अनुभव हो जाएगा। जहां पर उसका अनुभव किया जा सकता है तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या बोलते हैं? चुंबकीय। लेकिन वो होता कैसा है? नॉर्थ से साउथ की ओर। अगर मान लो इधर यस है, अगर इधर यन है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर एक वक्र बनाते हुए ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, और चुंबक के भीतर होते हुए फिर यन पर आता है, फिर ये वक्र बना लेता है ऐसा। उसके बाद फिर दूसरा अगर आता है ऐसे, ना से होते हुए फिर साउथ में ऐसे। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी बिल्कुल कभी नहीं काटेंगी, फिर उसके भीतर से जाएंगी, फिर इसी प्रकार से ऐसे भी आता है, फिर ऐसे वक्र अंदर से बनाते हुए, मतलब एक रिंग टाइप का वक्र बना लेती है ऐसे। तो ये काटेंगे नहीं, हम लोग ऐसे को यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे दूर दूर बना सकते हो ऐसे। तो ये हमारा हो जाता है। अब इतने में जैसे हमने मान लो इतना दिखाया, इसको हटा दें तो ये हमारा हम लोग क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे भी आगे हम दिखा देंगे ऐसे। तो ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना है। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना बोल सकते हैं। अब इसमें पहले लिखिए, उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे। लिखिए, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर, जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर, कहां से छूट गया बताओ? जिसके कारण एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। देखो, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है।
कामा लगा दो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये तो हमने इसे चित्र बनाया था, अब इसका दूसरा चित्र बना रहे, वो तुम बना लीजिए। देखो इसमें ये हमारा चुंबकीय सुई बनी है, यहाँ एक चुंबक है यन और यस, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इनको बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है यन और यस। इसमें देखो ना से साउथ की ओर ऐसे बल्लेखम संख्या मतलब वक्र बनाते हुए जा रहे हैं, इधर से यहाँ इधर को जा रहे हैं, ये भी ऐसे आती है, मतलब वो हमने बनाई नहीं थी वहां तक, और वहां तक कहां तक बनाओगे ऐसे, फिर वो इसमें ऐसे आ रही, फिर ऐसे निकल रही, इस प्रकार से बनी हुई है। अब यहाँ देखो ये क्या है, चुंबकीय सुई बनी है, ये क्या बनी है, अगर यहाँ पर तक है ये चुंबकीय सुई, इसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा, अगर जैसे इसको थोड़ा और अंदर बढ़ा दोगे तो इसमें विक्षेप सुई ऊपर या नीचे को बढ़ जाएगी, तो विक्षेप हो जाएगा, इससे पता चलेगा अब चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय सुई से हम पता कर सकते हैं। अब 50,000 वोल्ट के पास जाओ तो वहां तो तुम ही पता कर सकते हो, 50,000 करंट के पास जाइए तो वहां तो अपनी और आकाश से अपने आप कर लेगा, तो ये तो छोटे छोटे यहाँ तार होते हैं वहां पता नहीं चलता है, तो इसलिए अब अगली रीडिंग लिखो। देखिए ओस्टेड का तुम प्रयोग पढ़ रहे हो, तो ओस्टेड का प्रयोग समझ लो तुम अपने आप कर रहे हो, इस तरीके से समझो, ठीक है। मान लो उन्होंने देखो एक तार लिया AB, तुम तो जानते हो, मैंने तुम्हें अभी बताया, यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर क्या जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कैसे आ जाता है उसका कारण देखो, ये कोई तार है उसका नाम है AB, उसके नीचे उन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी, अब इस तार में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी जोड़ी और जिसमें कुंजी का प्रयोग किया, दाब कुंजी, इसको हम दाब देंगे तब धारा प्रवाहित होगी, ऐसे नहीं, ऐसे इस समय धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस समय जो तार है हमारा, ऐसे इसमें धारा क्या है, प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए ये जो चुंबकीय सुई है बिल्कुल साम्य स्थिति में है, ऐसे अगर विक्षेप होगा तो ऊपर या नीचे को ऐसे विक्षेपित होगी, अगर ऐसे चुंबकीय सुई है तो इसका मतलब इस तार में अभी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चित्र समझ लो एक ही है लेकिन 3 स्थितियां बनी है, तार वही है। अब इन्होंने क्या किया, ओशन ने या तुमने समझ लो, मतलब तुम प्रयोग कर रहे हो, तो इस कुंजी को इन्होंने ऑन कर दिया, दाब कुंजी का प्रयोग किया, तो देखो इस कुंजी को ऑन कर दिया, जब कुंजी को ऑन कर दिया तो धारा प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहने लगी, जैसे धारा बही वैसे इसमें क्या आ गया, ये जो सुई थी ऐसे थी वो ऊपर को मुड़ गई, मतलब विक्षेपित हो गई, तो इसलिए उन्होंने कह दिया यदि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। दाब कुंजी का प्रयोग इसलिए उन्होंने किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें अगर मान लो जैसे दाब दें, इसको बाद में धारा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, धारा में परिवर्तन मतलब आगे फेराटे आएंगे वो परिवर्तन करेंगे, और उसके आगे उन्होंने फिर एक और शब्द किया, उन्होंने कहा इसको ऋण सिरे धन सिरे बदल दें, धारा उल्टी कर दे, मतलब इन्होंने देखो क्या कर दिया, इस चित्र में प्लस इधर बना दिया, माइनस इधर कर दिया, तो उन्होंने धारा क्या, धारा जो प्लस से माइनस की इधर से गई, तो जो सुई थी वो ऊपर को विक्षेपित हो रही थी, फिर वो नीचे को विक्षेपित हो गई, तो उन्होंने कहा अगर धारा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तीन इसका बन गए, मतलब 3 क्या, जो जितने निष्कर्ष बने उन्होंने एक तो इधर रखा, उन्होंने जब कहा यदि किसी तार में अगर धारा जब तक प्रवाहित नहीं करते हैं तो हमारी चुंबकीय सुई क्या होती है, साम्य स्थिति में रहती है, जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं वैसे हमारी चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जाता है। फिर उन्होंने कहा यदि हम बैटरी के ध्रुव बदल दें, तो अगर बैटरी के ध्रुव मतलब धारा की दिशा बदल दें, धारा मतलब इधर को प्रवाहित हो रही थी, अगर धारा इधर से प्रवाहित करें तो चुंबकीय सुई की भी दिशा भी बदल जाती है। ये है ओस्टेड का प्रयोग, इसका इतना लिखो, फिर तीनों चित्र बनाइए। लिखिए इस संबंध में ओस्टेड ने एक प्रयोग किया, इस संबंध में ओस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें एक चालक तार AB को दाब कुंजी के बनाना कैपिटल द्वारा बैटरी के ध्रुव खंडों से जोड़ा, तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रखी,
तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रखी। अब नीचे नीला से लिख सकते हो, नीला से लिखो, जब तक तार में विद्युत धारा नहीं बहती, विद्युत धारा नहीं बहती, सुई काम लगा दो, सुई तार के समांतर रहती है, सुई तार के समांतर रहती है। समांतर का मतलब विक्षेप नहीं होता है, हाँ, मतलब कोई करंट नहीं बहता है। अब इसमें पहला एक चित्र बनाइए, जो तुमने जितना लिखा उतना चित्र बनाते जाइए। अब देखो, हम इसका दूसरा चित्र बनाने के लिए नीचे ने इसको हम कुंजी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे यहाँ क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। तो ये लिखिए, नहीं इसी में नहीं लाइस लिखो, ये तो यही प्रयोग ही चल रहा है ना इसमें। लिखिए, जैसे ही कुंजी को ऑन करके, जैसे ही कुंजी को ऑन करके तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, कॉमा लगा दो, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। बस इतने ही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा बनाओ, फिर हम इसकी दिशा बदलेंगे। लिखो, अब जो चित्र बन गया दूसरा वाला लिखो, अभी बन नहीं पाया। लिखो, यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए, कोई बात एक ही है, यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो बताओ, सुई के विक्षेपित होने से तुम्हें क्या पता चला कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो नीचे इसी में लिखो, लिखो, सुई के विक्षेपित होने से, सुई के विक्षेपित होने से यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि विद्युत धारा बहने से, विद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इसमें तीसरा चित्र बना लीजिए। अब देखो, हेडिंग को समझिए जरा ध्यान से। धारावाही चालक के कारण, यानी ऐसा कोई चालक होना चाहिए जिसमें धारा बह रही हो और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये तो कौन बता गए, ओस्टेड बता गए। यदि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और यहाँ इसके आगे है बायो सेवर्ट नियम। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि उसका कितना, ये तो चलो ओस्टेड तो बता गए, खाली यदि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और ये जो वैज्ञानिक थे ये बता गए कि उसका कितना मान होता है, परिमाण कितना होता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं। अब ये डी लगा दे तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र, डी लगा दे तो क्या लगेगा, इसका एक ये बायो सेवर्ट एक सूत्र बना गए, कितना, μ0/4 पाई आई डीएल, डीएल का मतलब अल्प लंबाई के कारण, और आई डीएल साइन थीटा बटे में कितना आर स्क्वायर। अभी इसमें सभी बातें बताएंगे कौन क्या मान है। जहां एप्सिलॉन देखो उसमें तुम पढ़ते थे एप्सिलॉन 0,
उसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते थे? निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ है म्यू जीरो, इसको म्यू जीरो पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ चुंबक पढ़ रहे हो, पहले तुम आवेश पढ़ रहे थे, वहां अब क्या पढ़ोगे? इसको हम कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। आई तो जानते हो धारा है, यल है तार की लंबाई, लेकिन अगर डी लगा तो अल्प लंबाई। कोण तो होता है साइन थीटा, इसको ज्या कहते हैं, और जो आर होता है वो दूरी होती है, तार की दूरी आर। अब समझो यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है, ये सूत्र कैसे आया? अब वास्तव में तुम लोग ही दिमाग लगाना। तार कोई भी हो, किसी आकार का, उससे कोई फर्क नहीं। मान लो जैसे इस प्रकार का मान लो कोई तार है, जिसमें मान लो कोई धारा प्रवाहित हो रही है आई, ऐसे नीचे से मान लो ऊपर धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि धारावाही चालक हो उसके कारण क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। अब कितना होता है वो उन्होंने ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाया। कैसे? देखो, ये मान लो कोई तार है कुछ लंबाई का, यहाँ पर हम मान ले एक अल्प लंबाई ले लें, थोड़ी दूरी, अगर टोटल दूरी कहेंगे तो कुल लंबाई। अगर हम मान लो जैसे ये इतनी लंबाई अगर माने तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्प लंबाई। तो इसलिए इसको हम डीएल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहले हम अल्प लंबाई के कारण निकाल लेंगे, अगर कुल ज्ञात करना होगा तो हम कुल भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बायो सेवर्ट नियम ने अल्प चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक सूत्र बताया। अब कैसे बताया उसको ध्यान समझिए। यहाँ पर देखो अल्प लंबाई है, इससे इन्होंने कुछ दूरी का मतलब आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, जिस पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। इस बिंदु P पर यानी B का मान ज्ञात कर दिया। और जब देखो तार की जब लंबाई dl है, अल्प लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा बनेगा? अल्प बनेगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कैसे, और तुम भी दिमाग लगाना। अब ये धारा आई है, धारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र dv का मान, चुंबकीय क्षेत्र dv का मान धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है यदि कोई चीज बढ़ाएं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए तो उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। जैसे अगर कोई दूसरी चीज बढ़ा रहे हैं और एक चीज घट जाए तो उसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तुम दिमाग लगाओ, पहले तो उन्होंने दिमाग लगाया बायो सेवर्ट नियम में। अच्छा दिमाग लगाओ, इसमें तुम धारा बढ़ाओ तार में, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। तुम जानते ही हो कि मतलब धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र आना है। अगर तुम धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के क्या होता है? ये अनुक्रमानुपाती कितना है? धारा आई के क्या होता है? जितनी धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा, इसलिए अनुक्रमानुपाती हो गया। फिर वहां देखो डीएल, उन्होंने ये भी कहा कि चुंबकीय क्षेत्र लंबाई डीएल के भी अनुक्रमानुपाती। दिमाग लगाओ। अच्छा ये इतनी लंबाई है, तार और बड़ा हो तो ज्यादा बीच में चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जितना ही बड़ा तार होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ये भी इससे अर्थ ये हो गया कि तार की लंबाई बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी लंबाई के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यही तुम्हें पॉइंट लिखने हैं सब अलग अलग। यहाँ पर क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर हिसाब क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद में साइन थीटा, ये जो कोण होता है ये अल्पांश, और जहां से जो दूरी है आर उसके बीच का ये कोण हम मानते हैं थीटा। इस कोण को क्या मानते हैं? ये अल्पांश लंबाई और इसके जो बिंदु P से जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच का कोण है थीटा। अब देखो साइन थीटा ही क्यों लिया, काश क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। साइन जीरो का मान साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 का मान, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान। कोण बढ़ाने पर मान बढ़ रहा है। कोण बढ़ाने पर क्या हो रहा? कोण 0 था तो मान 0 था, कोण 30 कर दिया मान बढ़ गया, 1/2 हो गया। 90 कर दिया तो आधे की बजाय 1 हो गया। यानी उन्होंने ये भी कह दिया, वही बात है, अगर कोई चीज बढ़ाए तो वो चीज बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो थीटा है वो क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डायरेक्ट लिख लो, साइन थीटा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के क्या होता है? लेकिन एक बात यहाँ पे है, अब अगर ये आर दूरी है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दूरी अच्छा बढ़ाओ, बताओ दूरी बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा?
नहीं? तब घट जाएगा। अगर कोई चुंबक रखी हो, तुम जितने दूर चलते चले जाओ चुंबकीय क्षेत्र घटता चला जाएगा, जितने भी पास चले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर दूरी के, अगर उन्होंने कहा कि दूरी अगर बढ़ाएंगे तब चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो दूरी के वर्ग के कह दिया। वर्ग इसलिए कह दिया क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 मीटर पे तो और कम होगा, 3 का वर्ग 3 तिया 9 मीटर पे तो और कम हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25। तो ऐसे तुम्हारे वर्ग उन्होंने कह दिया कि जो दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के क्या होता है? विभुत क्रमानुपाती। बटे में लिखा है इसलिए हम क्या कहेंगे? विभुत क्रमानुपाती। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा, और बाकी हमने सब क्या लिख लीजिए? अनुक्रमानुपाती में लिखे। अब इन चारों नियमों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाते जैसे जैसे लासा लिया जाता है। एलसीएम पढ़े हो? जो होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखो डीवी डीवी चारों नियमों को मिलाएंगे तो ये डीवी डीवी 4 बार, लेकिन लिखना तो तुम्हें एक ही बार पड़ेगा। अनुक्रमानुपाती यहाँ 4 बार है तो अनुक्रमानुपाती लगा दो। आई कौन नहीं है तब भी लिखोगे, डीएल ये भी लिखोगे। कितना आसान, बहुत जल्दी सूत्र बन रहा है। देखो साइन थीटा भी लिखोगे, लेकिन आर जो है वो है बटे में, वो तुम्हारा बटे में रहेगा। बन गया देखो सूत्र। अब तुम जानते हो यह अनुक्रमानुपाती की जगह क्या किया गया? बराबर। क्या किया गया? तो हर जगह नियतांक अलग अलग बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक बढ़ेगा μ0/4 पाई। जैसे कूलम के नियम में बढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र वाला टॉपिक चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र वाला नियतांक बढ़ेगा। वहां उसका मान होता था 9/10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान कितना होता था? 9/10⁹। लेकिन यहाँ इसका मान रहता है 10⁻⁻7। 10⁻⁻, किसका? μ0/4 पाई का, μ0/4 पाई का रहता है। या खाली μ0 का निकाले तो 4 पाई की तिरछी गुणा हो जाएगी, तो μ0 बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई गुणा 10⁻⁻7। ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा आगे। तो यहाँ पर हमने अनुक्रमानुपाती निशान हटाया तो क्या बढ़ गया? μ0/4 पाई। क्या बचा फिर? आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र कौन बना गए? बायो-सेवर्ट नियम। क्वेश्चन ने तो खाली इतना कह दिया था यदि किसी तार में धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और बायो-सेवर्ट नियम का सूत्र बना गए। और इधर सूत्र बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोग अपने आप सभी पॉइंट, चारों पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर ये नोट कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर ये नोट कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान डायरेक्ट लिख दो, कोई जरूरी नहीं लंबाई और ध्रुव खंडों के बीच बने कोण के साइन के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तुम डायरेक्ट लिखो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चारों नियमों को मिलाने पर, तब चारों नियमों को मिलाकर ये सूत्र बन जाता है। इसमें पहले लिखो, उसके बाद ये चित्र बनाओ, फिर नोट करिए। देखिए बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में धारावाही चालकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। अब इसका चित्र बनाइए पहले। अब इसके लिए चित्र बन गया है। अब इस चित्र के नीचे लिखिए, हाँ लिखो चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी पहला नंबर 1 लिखो, नंबर 1 में लिखो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में लिखो डीवी, चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में डीवी का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डीवी धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें
पहले पॉइंट में तुम क्या लिखोगे उसके अनुसार से, चुंबकीय क्षेत्र dv का मान धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है dl के। उसके बाद में साइन थीटा भी लिखेंगे, सभी पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया, उसमें ये वाला पहले नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट में ये नोट करना, तीसरे में साइन थीटा, चौथे में 1/r²। दूसरा लिखो, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं dv जरूर लिख लिया करो। चुंबकीय क्षेत्र dv का मान, चुंबकीय क्षेत्र dv का मान अवयव की लंबाई dl, अवयव की लंबाई dl, अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा नोट कर लो, dv अनुक्रमानुपाती dl, dl बना है। तीसरा लिखेंगे तो हम साइन थीटा वाला लिखेंगे, और जब चौथा लिखेंगे तो 1/v क्रमानुपाती है। पहले भी लिखोगे, दूसरा हिंदी लिखने के बाद में पॉइंट नोट करना। अब तीसरा लिखो, देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र dv का मान, dv जरूर लिख लिया करो। चुंबकीय क्षेत्र dv का मान अवयव की लंबाई, लिखो तो पहले, अवयव की लंबाई तथा बिंदु P से, अवयव की लंबाई बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, अवयव की लंबाई बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा, रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। बने कोण थीटा की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन हमने क्या लिखा दिया कि अवयव की लंबाई और तथा बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नोट कर लो तीसरा, dv अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब चौथा लिखो, देखो चुंबकीय क्षेत्र dv का मान, चुंबकीय क्षेत्र dv का मान दूरी r, दूरी r हाँ के वर्ग के, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये नोट कर लीजिए, dv अनुक्रमानुपाती 1/r²। नोट हो गया। अभी थोड़ी ना क्वेश्चन होगा, इसको चारों नियमों को मिलाते हैं, अभी बंद नहीं करिए, अभी चारों नियमों को मिलाने, अभी मिला सूत्र तो बनाए नहीं। अब यहाँ पर नोट करेंगे, लिखिए इसके नीचे, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाओगे कैसे, dv अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बटे r², I dl साइन थीटा बटे में r²। यह संबंध ही बायो सेवर्ट नियम कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हो, इस संबंध को बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। इस संबंध को बायो सेवर्ट नियम कहते हैं, बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। और यहाँ पर फिर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, μ0/4π I dl साइन थीटा बटे में कितना r²। यहाँ पर नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे बताओ, जहां μ0/4π क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये बात लिखोगे नहीं, जहां μ0/4π अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान कितना 10⁻⁷। और इसका मात्रक यहां से भी हम बना सकते हैं, इसका
इसके म्यू 0/4 पाई का। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान न्यूटन इंटू मीटर प्रति जो भी होता है वो मात्रक बना लेंगे। अब देखो इसको मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जिसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और जहां म्यू 0 क्या है, नहीं इसको कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी कल पढ़ाएंगे।